हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के आगे देखते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था इंटरनल एनर्जी और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिलेशन बताऊँगी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन Q, W एंड E, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लोग इसमें रिलेशनशिप, क्योंकि जब हमें Q, W, E के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी तब हम लोग आगे के जो भी डेरिवेशंस हैं और जो टर्मिनोलॉजी है वो अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो रिलेशन में देखती हूँ, तो रिलेशन इसमें क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू E प्लस W होता है। क्या होता है स्टूडेंट, Q इज इक्वल्स टू E प्लस W, ठीक है। जहाँ पे Q हमारा क्या होता है, Q इज हीट। व्हाट इज दिस Q? Q इज हीट, E इज एनर्जी एंड दिस W इज वर्क, है ना स्टूडेंट। पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, आप लोग को आना चाहिए, एग्जाम में पूछा है इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया है। Q इज इक्वल्स टू E प्लस W, ओके स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। मतलब मान लीजिए मैं एक सिस्टम हूँ, मैंने हीट को एब्जॉर्ब किया, तो मेरी जो Q की वैल्यू होगी, ठीक है, मेरी जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब किया है तो पॉजिटिव होगी, राइट। और अगर मैंने हीट को रिलीज़ किया है तो ये वैल्यू मेरी नेगेटिव हो जाएगी। इट डज़ नॉट मीन कि सिर्फ मेरी वैल्यू, एनी सिस्टम विच एब्जॉर्ब हीट द Q वैल्यू विल बी पॉजिटिव एंड इफ रिलीजेस हीट देन Q वैल्यू विल बी नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से देख ली। एब्जॉर्ब होने पे क्या होता है, रिलीज होने पे क्या होता है ना स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये बड़ा सा यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स में हम लोग, मतलब ये हमारा सराउंडिंग है और उस सराउंडिंग में हमारा होगा कैसे, बेसिकली दिस इज आवर यूनिवर्स, जिसमें ये सराउंडिंग है और जिसमें ये सिस्टम है ना। तो ये हो गया यूनिवर्स, दिस इज सराउंडिंग, ठीक है, एंड दिस इज सिस्टम। तो मैं यहाँ से आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ कि सपोज देखिए सिस्टम क्या है, एक छोटा फॉर्म है, ठीक है, एक छोटा स्पेशियल्स है, और हमारा सराउंडिंग क्या है, बड़ा फॉर्म है, बड़ा स्पेशियल है, ठीक है, और यूनिवर्स सबसे बड़ा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब छोटा फॉर्म मतलब सिस्टम से सिस्टम अपना एनर्जी मतलब हीट ट्रांसफ़र करेगा किसको, सराउंडिंग को। ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, ये यूनिवर्स है। तो जब सिस्टम सराउंडिंग को क्या देगा, हीट देगा, तो उस केस में W की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। वर्क डन कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग तो बड़ा है, इसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, ज़्यादा वर्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने एरिया में लगाएगा तो इतना ही कंज्यूम होगा, बाकी तो सब अभी बाकी ही रह जाएगा, राइट। तो इसीलिए वर्क डन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, राइट। बट अगर यही वाइस वर्सा हो जाए, सराउंडिंग से सिस्टम पे, अगर सराउंडिंग से सिस्टम पे हीट ट्रांसफ़र होगी तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, ये थोड़ा सा भी अपना हीट ट्रांसफ़र करेगा, वर्क देगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ से मुझे आप लोगों को समझाना था, ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नोट करके डाल लीजिए, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁷
अर्ग, ठीक है स्टूडेंट। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग, या फिर 1 न्यूटन मीटर, या फिर 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये तीनों फॉर्म में एग्जाम में आ चुका है, टीजीटी में स्पेशली आया हुआ है। तो टीजीटी वाले बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए पॉइंट बेनिफिशियल हो जाएगा कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग होता है, एंड इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर पूछे तो 1 हो गया, और अगर केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स में पूछेगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप सब लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है स्टूडेंट, कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, राइट। मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है, ये कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर from one form to other, ठीक है स्टूडेंट। क्या कहते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो डेफिनेशन से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनर्जी को ना तो हम लोग बना सकते हैं ना तो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। बस क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में याद करिए, 3 सिस्टम पढ़ाए थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो जिनमें में से क्या हो रहा था, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम में कुछ ट्रांसफ़र हो रहा था, है ना, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी, मैटर ट्रांसफ़र हो रहा था, मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर हैपन इन ओपन सिस्टम, एंड इन क्लोज सिस्टम ओनली एनर्जी इज ट्रांसफरिंग, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। बट जो आपको थर्ड था दैट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें कुछ नहीं हो रहा था, राइट, उसमें कुछ नहीं हो रहा था, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल था क्या, थर्मोफ्लास्क। आपके पास कोई थर्मोफ्लास्क है, ये थर्मोफ्लास्क है, ठीक है, और इसमें 3-4 शील्डिंग्स अंदर बनी होती हैं, और यहाँ पे आपका पानी है, गर्म पानी, ठीक है, ये पूरा सील्ड है, गर्म पानी है। तो इसमें क्या है, इतनी ज़्यादा इसमें सीलिंग हो जाती है, उसकी वजह से ना तो इस थर्मोफ्लास्क के अंदर जो पानी है उसकी गर्माहट ना तो बाहर जा सकती है, और ना तो बाहर की जो कूलनेस है या वार्मनेस है वो अंदर आ सकती है, राइट। तो ना तो एनर्जी नॉर एनर्जी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी अब इसमें क्रिएट हो रही है ना तो डिस्ट्रॉय हो रही है। सो दैट इज़ वाई आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इज़ एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ ट्रांसफ़र नहीं होता है ना, राइट, सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। तो कह सकते हो आप कि आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट, ओके। चलिए आगे, समझ में आ गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो का जो आप लोग पढ़ रहे हो तुरंत का तुरंत आप लोग अपने माइंड में बस बिठाते जाओ, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ, जिससे फर्दर आप लोगों को ये नहीं कि बहुत सारी नोटबुक्स निकाल के उठा के पढ़ना पड़े, ठीक है। जस्ट पढ़िए, दिमाग में चीज़ें बिठाइए, बड़ी प्रैक्टिकली बिठाइए एंड गो ऑन, राइट, ओके। तो हम लोगों ने डिस्कस किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। चलिए
अब क्या देखते हैं हम लोग? अब हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकली हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला है कि सिस्टम, जब कोई सिस्टम है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, राइट, हेडिंग डाल लीजिए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें पहली चीज़ क्या है कि सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट? क्यू, राइट। सिस्टम की एनर्जी क्यू हो गई। ठीक है, वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया। मतलब सिस्टम की एब्जॉर्ब एनर्जी कह लो आप, तभी तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्यू। ठीक है, वर्क डन ऑन अ सिस्टम डब्ल्यू। तो हमारा डेली क्या हो जाएगा? डेली क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डेली दैट इज चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू प्लस डब्ल्यू, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब टोटल हीट प्लस दिस वर्क डन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, अभी हम लोग ने क्या देखा? डेली इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही पढ़ा था, यही बेसिक इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टूडेंट क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, है ना, टेम्परेचर ही तो कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि डेली इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हमने बोला डेली इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब चेंज इन एनर्जी ज़ीरो। ठीक है, तो चेंज पुट कर लीजिए यहाँ पे वैल्यू, ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, हो गया, ये निकला यहाँ से। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, फाइन। तो ये इक्वेशन हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो गई। अब सेम हम लोग अदर प्रोसेसेस के लिए भी देखेंगे, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में स्टूडेंट क्या होता है? आइसोकोरिक में आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कोरिक है ना, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, याद है ना आप लोगों को? आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, राइट। तो दिस इज आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वही इक्वेशन लिखिए, डेली इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो पुट कर दीजिए डेली इज इक्वल्स टू क्यू प्लस ज़ीरो, तो डेली इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, क्योंकि वर्क डन इसमें ज़ीरो होता है, तो जो डेली होगा वो क्यू के बराबर हो जाएगा। ओके, ये है कंडीशन आइसोकोरिक की, व्हेन प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक में क्या होता है स्टूडेंट?
एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक में Q की वैल्यू 0 होती है, तो del E इज इक्वल्स टू Q प्लस W, तो del E इज इक्वल्स टू 0 प्लस W, सो del E इज इक्वल्स टू सिंपल W। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस हम लोग को मिलती है विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है जिसकी वजह से शायद आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, राइट। आई कांट डू फॉर दिस टेक्निकल एरर। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आया आप लोगों को? आई होप समझ में आ रहा होगा मैं जो पढ़ा रही हूँ, और इसमें आपको कुछ भी याद करना नहीं है, सिंपल बस देखते जाओ, पढ़ते जाओ, माइंड में बिठाते जाओ, टेक्निकली बिठाते जाओ कि चीज़ें हो क्या रही हैं। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री कुछ रटने की चीज़ तो है नहीं, ये तो आप लोग को ही पता है। इट्स वेरी इजी। ऑर्गेनिक की या इनऑर्गेनिक की तरह इसमें कोई एक्सेप्शंस ऐसे नहीं हैं, ब्रॉड एक्सेप्शंस नहीं है जिन्हें आपको याद करना पड़े। ठीक है, ये आपकी डे टू डे लाइफ से एकदम कोरिलेटेड है। आपको अगर थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मेन फॉर्मूला पता है तो उससे आप सारे और बाकी जो अदर प्रोसेसेस हैं जैसे एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ये सारों का आप इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। आगे पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। हेडिंग डाल लीजिए। क्या होती है थर्मोकेमिस्ट्री स्टूडेंट? थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द चेंज इन हीट, चेंज इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो लिखिए इसको। द लाइट आ गई, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deals with the change in heat। ठीक है, थर्मो देखिए, थर्मो मतलब हीट, केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री, सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द चेंज इन हीट, दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को इसमें एक फंडा पता होना चाहिए जो कि लेवोजियर और लेप्लासे ने दी थी। क्या दी थी? लेवोजियर और लेप्लासे ने दी थी। उन्होंने बताया था कि किसी भी सिस्टम की, ठीक है, किसी भी सिस्टम की क्या होती है, किसी भी सिस्टम या किसी भी कंपाउंड को बनने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, उसको तोड़ने में भी लगती है। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रही हूँ according to Lavoisier and Laplace, they said कि किसी भी कंपाउंड को बनने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उतनी ही तोड़ने में लगती है। मतलब कि जो हमारा ये है थर्मोकेमिस्ट्री है, दिस इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वही तो हुआ कि ना तो सिस्टम को हम बना रहे हैं ना तो सिस्टम को तोड़ रहे हैं, राइट। वी आर नॉट आइदर क्रिएटिंग द सिस्टम नॉट डिस्ट्रॉइंग द सिस्टम, राइट। तो इसमें भी यही हो रहा है कि सिस्टम को बनाओगे तो भी वही एनर्जी लगेगी, तोड़ोगे तो भी वही एनर्जी लगेगी। तो दिस रूल कह सकते हो, दिस रूल इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एग्जाम में आपको दे देगा कि थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विथ व्हाट, और द लेवोजियर और लेप्लेसे रूल डील्स विथ व्हाट और बेस्ड ऑन व्हाट। सो इट बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है स्टूडेंट, ओके। चलें आगे या फिर आज की क्लास को बस यहीं पे ख़त्म एंड अप करते हैं। हाँ चलिए, एक टॉपिक और मैं आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ जो कि
पिछली बार टीजीटी में भी आया है, पीजीटी में भी आया है, और उससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, सिंपल पूछा था आप लोगों से। टॉपिक है हेसेस लॉ। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? हेसेस लॉ। हेसेस लॉ क्या कहता है? हेसेस लॉ कहता है कि आप किसी भी रूट से जाओ, मतलब बेसिकली ये कहता ये है कि सपोज करिए ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। हम रिएक्टेंट से चले, हम यहाँ से यहाँ गए, मतलब ए पॉइंट पे गए, ए से बी पॉइंट पे गए, बी से प्रोडक्ट पे गए, तो इसमें हमें Q1 एनर्जी लगी, इसमें Q2, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में, और यहाँ से यहाँ जाने में Q3। ये हमारा रूट 1 है, ठीक है, जो हम 3 हॉल्ट ले लेके गए। दूसरा कहता है कि हम रूट 2 से गए, जिसमें हम डायरेक्टली क्या हुए, प्रोडक्ट पे पहुंच गए, जिसमें ये अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी। तो अकॉर्डिंग टू हेसेस ये कहता है कि आप चाहे कितने भी डिफरेंट पाथ को फॉलो करो या आप एक सिंपल पाथ को फॉलो करो, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पाथ में लगेगी वही टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पाथ में लगेगी। मान लो इसे एकदम इजी तरीके से रखो कि सपोज दिस इज़ योर लखनऊ, ठीक है, एंड ये कानपुर है। तो आप गए यहाँ से यहाँ, पहले नवाबगंज गए, फिर आप लोग क्या बोलते हैं उन्नाव उतरे, फिर आप लोग गंगा घाट उतरे और फिर कानपुर पहुँचे। तो डिस्टेंस तो 70 किलोमीटर ही है ना, तो आपको उतना ही ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही लगेगी। और आइदर आप लोग ट्रेन पकड़ो और डायरेक्ट पहुंच जाओ, या फ्लाइट पकड़ो या डायरेक्ट पहुंच जाओ, ठीक है, या बस पकड़ो डायरेक्ट पहुंच जाओ, या अपनी कार पकड़ो। कार में तो आपको हॉल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है 70 किलोमीटर्स तक के लिए। आप बैठे लखनऊ, कानपुर पहुंच गए, तो भी आपको 70 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है। तो मीन्स कि आइदर आप रूट 1 फॉलो करो, आइदर आप रूट 2 फॉलो करो, ठीक है। जितनी एनर्जी इस रूट में लगेगी, जितना डिस्टेंस इस रूट में लगेगा, उतनी ही एनर्जी सेकंड रूट में लगेगी। बेसिकली हेसेस लॉ हमको यही बताता है, ठीक है स्टूडेंट, हेसेस लॉ हमको यही बताता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आए हैं मैं वो डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था हेसेस लॉ का, आगे फिर पढ़ते हैं। और ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड में शेयर करिए और मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए, सो दैट सबके तक ये वीडियो पहुँचे, सब इससे बेनिफिट उठा पाए और सब टीचर बने, राइट। और अभी UPHSC ने भी एडवर्टाइजमेंट निकाला है, तो आप लोग उसमें भी अच्छे से पढ़ाई करो। यही छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछेगा, जो कि आप लोगों के लिए एंड तक आते आते बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो उस टाइम का इंतज़ार मत करिए, पढ़ते जाइए, सिलेक्शन पाते जाइए, टीचर बनते जाइए, प्रोफेसर बनते जाइए। दिस इज़ ऑल अबाउट माई विशेज़। ओके, सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, कल मिलते हैं।